नमस्कार और स्वागत है आपका यूट्यूब पर। आइए चलिए जानते हैं महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। ये विचार हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के, जिनके नाम का स्मरण आने पर शरीर का रोम रोम स्वतः ही रोमांचित हो उठता है। शिथिल पड़ा शरीर भी हिलोरे लेकर उत्तेजना में गर्जन करने के लिए लालायित हो जाता है। देश में व्याप्त प्रत्येक कण से प्रेम होने लगता है और उसकी रक्षा करने के लिए जैसे पूरे शरीर में बिजली कौंध उठती है। ये कहने में जरा सी भी अतिशयोक्ति ना होगी कि शहीद आजम समस्त भारत के प्रिय हैं, क्योंकि किसे पता था कि 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में जन्मे भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में मां भारती के चरणों में खुद को बलिदान करके भारत के स्वर्णिम इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। पिता और चाचा द्वारा बाल्यावस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन के लिए माहौल मिलना और फिर किशोरावस्था में स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी राम तीर्थ जैसे अनेक भारतीय विद्वानों की ढेरों रचनाओं का पाठ करने से उनके अंदर देशभक्ति की असीम भावना ने जन्म लिया। उन्होंने विदेशी लेखकों, दार्शनिकों और क्रांतिकारियों जैसे गैरीबाल्डी, मैज़नी, कार्ल मार्क्स, क्रोपोत्किन, बाकुनिन और लेनिन को भी खूब पढ़ा था। देशवासियों पर हो रहे अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों, जलियांवाला बाग जैसे मर्मम हत्याकांड जैसी घटनाओं ने उनके इस जज्बे को और मजबूत किया। असहयोग आंदोलन के समय ये भी गांधी जी के विचारों के समर्थन में थे, लेकिन चौरा चौरी कांड पर जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो इन्होंने गांधी जी का अनुसरण ना करने का फैसला लिया। उनका सोचना था कि देश के नौजवान देश की काया पलट सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभी नौजवानों को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। भगत सिंह का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन से आज के नौजवान भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अपनी शुरुआती पढ़ाई डीएवी स्कूल से करने के बाद भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए कर रहे थे, लेकिन आजादी की लड़ाई भी उस समय जोरों पर थी। देश प्रेम में भगत सिंह ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद गए। इसी दौरान उनके घर वाले उनकी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन मां भारती की स्वतंत्रता के यज्ञ में खुद को नैवेद्य के लिए समर्पित कर चुके आजादी के इस दीवाने को शादी जैसे बंधन कहाँ रोक सकते थे। भगत सिंह ने शादी से इनकार कर दिया और कहा, अगर आजादी के पहले मैं किसी से शादी करूंगा तो सिर्फ मृत्यु से। एक तरह से आश्चर्य करने वाली ही बात है कि जिस उम्र में आज के युवा प्रेम प्रसंग रचाते हैं, अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित रहते हैं, शहीद आजम ने इतनी छोटी उम्र में ही देश को आजाद कराने का संकल्प धारण कर लिया था। कानपुर में उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी का हार्दिक सहयोग भी प्राप्त हुआ। देश की स्वतंत्रता के लिए अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन करने का श्रेय सरदार भगत सिंह को ही जाता है। उन्होंने कानपुर के प्रताप में बलवंत सिंह के नाम से तथा दिल्ली में अर्जुन के संपादकीय विभाग में अर्जुन सिंह के नाम से कुछ समय काम किया। वह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे, जिसके चलते महज 21 साल की उम्र में उन्होंने 50 से भी अधिक किताबें पढ़ी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल और कई रूसी और यूरोपीय लेखकों की पुस्तकें शामिल थी। वर्ष 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की शुरुआत की और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए युवाओं से अपील की। फिर 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का पुनर्गठन किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, राजगुरु और अशफाकुल्लाह खान जैसे वीर क्रांतिकारी शामिल थे। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नारे लगाते हुए जब लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या करके अपना बदला लेने का फैसला लिया, जिसने लाला लाजपत राय के विरोध में लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था और बड़ी ही बेरहमी के साथ हिंदुस्तानियों पर, क्रांतिकारियों पर लाठियां बरसाई थी। लेकिन गलती से स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या हो गई। हालांकि भगत सिंह कभी भी किसी की हत्या करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अन्याय को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी।
इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। भगत सिंह भी अब समझ रहे थे कि इंकलाब की जो गूंज वो पूरे देश में फैलाना चाहते हैं वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गई है। अगर देश को अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त कराना है तो पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को सुलगाना होगा, सभी देशवासियों को साथ लाना होगा। इसके लिए भगत सिंह को अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचानी होगी। लेकिन बड़ा प्रश्न यह था कि पूरे देश तक अपना विचार पहुंचाया कैसे जाए, क्योंकि उस समय तक रेडियो और समाचार पत्रों तक सबकी पहुंच नहीं थी। तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में खाली जगह बम फेंककर खुद को गिरफ्तार करवाया, जिससे कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगत सिंह समाचार पत्रों द्वारा पूरे देश को अपना संदेश पहुंचा सके। सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने कहा, यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेष की भावना से नहीं किया है। दोनों बम ऐसे थे जिनसे किसी की जान ना ली जा सके। इसके अलावा बम बेंचों और डेस्कों के बीच की खाली जगहों में फेंके गए थे। मानवता को प्यार करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और हम प्राणी मात्र को हमेशा आदर की नजर से देखते आए हैं। हम बर्बरता पूर्ण उपद्रव करने वाले देश के कलंक नहीं हैं। हमने कई बार अपनी बात सरकार के सामने रखी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर यही बात समझ आई कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर कई मुकदमे चले, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। अपनी शहादत के वक्त भगत सिंह महज 23 साल के थे। इस तथ्य के बावजूद कि भगत सिंह के सामने उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने क्षमा याचना करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उनके कुछ शुभचिंतक और उनके परिवार के सदस्य चाहते थे। अपनी आखिरी याचिका और वसीयतनामे में उन्होंने ये मांग की थी कि अंग्रेज उन पर लगाए गए इस आरोप से ना मुकरें कि उन्होंने उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और जितनी जल्दी हो सके वो उनके देश को छोड़कर चले जाएं। उनके एक और मांग थी कि उन्हें फायरिंग स्क्वाड यानी गोलियों से मारकर सजाए मौत दी जाए, फांसी के द्वारा नहीं। जेल में भगत सिंह को असहनीय यातनाएं दी गई। उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर कोड़ों से मारा गया, डंडे और लाठियों से पीटा गया। सिर्फ यही नहीं, भगत सिंह ने जब देखा कि जेल में भारतीय मूल के कैदियों को जानवरों से भी बदतर खाना मिलता है, तो इसके विरोध में इन्होंने 116 दिनों की एक लंबी भूख हड़ताल की थी, जो अपने आप में ही अकल्पनीय लगता है। भगत सिंह प्रारंभ में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे, लेकिन बाद में अपने कुछ अनुभवों से वो पूरी तरह से नास्तिक बन गए। फांसी के दिनों में ही स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह को यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। फिर उन्होंने भगत सिंह को ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद भी भगत सिंह नहीं माने और वो नास्तिक ही बने रहे। इसके बाद उन्होंने अपने लेख में मैं नास्तिक क्यों हूं में कुछ ऐसी बातें लिखी जिन्हें पढ़कर सरदार भगत सिंह के लिए मन में कभी न खत्म होने वाली एक अटूट श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। चूंकि सरदार भगत सिंह एक नास्तिक थे, तो ईश्वरीय सत्ता और पुनर्जन्म या इस जन्म में किए गए पुण्यादेश के बलिदान से स्वर्ग में मिलने वाले सुख में भी उनका विश्वास नहीं था। मतलब एक बार अगर जीवन त्याग दिया तो इसके बाद इसका श्रेय या सुख नहीं मिलेगा। इन सब चीजों पर वे लिखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा, वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ ना रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है, अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते, उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारंभ होगा। मतलब भगत सिंह निश्चल भाव से केवल देश को आजाद कराना चाहते थे।
उनके मन में ये लालसा भी नहीं थी कि वो भी आजाद भारत का सुख भोगे। और एक नास्तिक होने के कारण वो दूसरी दुनिया में भी विश्वास नहीं रखते थे। मतलब एक बार ये जीवन लीला समाप्त, इसके पश्चात आप शून्य में कहीं खो जाओगे। कोटि कोटि नमन है मां भारती के इस लाल को। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम भी उसी धरती पर जन्मे जिस पर भगत सिंह जैसे युग पुरुष ने जन्म लिया। लेकिन शहीद आजम की शहादत आजादी की 75 वर्षों बाद भी हमारे सामने कई सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? क्या उनको वो स्थान मिला जिसके वो सच्चे हकदार हैं? ऐसे कई सारे सवाल आज भी भगत सिंह की शहादत पूरे देश से पूछती है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।